जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? दिस इज़ डॉक्टर मुनज़्ज़ा सईद, आई एम द सीईओ ऑफ मेडिक लाइफ। और आज इस सेमिनार का पर्पस ये है कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने फ़िज़ियोथेरेपी प्रोफ़ेशन को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं विदाउट इवन इन्वेस्टमेंट, विदाउट इवन अ सिंगल पेनी। ठीक है? हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे वेज़ हैं जिससे हम अपना प्रोफ़ेशनल करियर जो है उसको उसकी ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और हम सबसे पहले अपने टॉपिक्स ऑफ कंसर्न्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि हमारे कौन-कौन से कंसर्न्स होंगे आज के इस सेमिनार में, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने पेशेंट्स फ्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब बहुत से ऐसे वेज़ हैं जो पेड भी होते हैं, ठीक है? लेकिन चूँकि मेरा कंसर्न ये था कि हम जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं अपने पेशेंट फ्लो को, तो वही हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस क्या है? क्या हमारा फिज़ियोथेरेपी प्रोफ़ेशन बिज़नेस है? क्या हम उसको बिज़नेस कह सकते हैं? ठीक है? और इसमें हर्ज है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने बिज़नेस एक्सपोज़र को कैसे बढ़ा सकते हैं और एक्सपोज़र बेसिकली होता क्या है। देन वी विल डिस्कस कि हम अपने फ़िज़ियोथेरेपी प्रोफ़ेशन को सक्सेसफुल करियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर, कि हम इंटरनेशनली रिकग्निशन कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे वेज हैं या कौन से हमारे ऐसे स्किल्स हैं जो हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज करा सकते हैं। और वो लोग हमें जिसे कह सकते हैं हाथों हाथ लेना, तो हमें बीइंग अ प्रोफेशनल काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और ये जो सेमिनार है बेसिकली ये आज आप लोगों की टोटली आपके प्रोफेशन के हवाले से सोच बदल देगा। ये मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसको बहुत कंसंट्रेटेडली सुनना है। आपने फ़ोकस रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि जो भी मैं बातें आज कहूँगी, आप उसमें से अच्छा ही पिक करके जाएँ। थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है कि हाउ टू इंक्रीज़ पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कौन-कौन से ऐसे वेज़ हैं जिससे हम अपना पेशेंट फ्लो बढ़ा सकते हैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है? अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग मुझे ऐसे सुन रहे होंगे जो स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों में से बहुत से लोग अभी इस प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डीपीटी ग्रेजुएट हो चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे सीनियर भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रली बात करूँगी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स मैं जूनियर, सीनियर सबकी ही दूँगी। प्रोफ़ेशन इवन आउट ऑफ प्रोफ़ेशन भी हम एग्ज़ाम्पल्स को काउंट करेंगे। बेसिक पर्पस ही यही है कि आप लोगों को एग्जैक्ट ये बताना कि आपका प्रोफेशन जो है वो क्या है, उसकी वर्थ क्या है, और हम उसको हम लोग के ड्रॉबैक्स क्या हैं, हम लोग उसको कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है? तो पेशेंट फ्लो इंक्रीज कैसे कैसे वेज में पॉसिबल हो सकता है, इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होंगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं भी पता हो सकती। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इसमें 5 मेन हम वेज इसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे वेज हैं, काउंटलेस वेज हैं, जिनको हम अपनी ट्रेनिंग्स में, फिजियोप्रेन्योरशिप प्रोग्राम वगैरह में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, और पूरी उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हम इनको इन सिंपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है? इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अभी करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इम्प्रूव करेंगे तो डेफ़िनेटली पेशेंट फ्लो इंक्रीज़ होगा। उसके बाद एक एक्टिव ऑनलाइन प्रेज़ेंस जनरेट करनी है हमने, उसके बाद वेब प्रेज़ेंस जनरेट करनी है, देन हम लोगों ने अपग्रेड करना है अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारा जो है रेफ़रल सिस्टम, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रेफ़रल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? रेफ़रल सिस्टम का मतलब ये होता है कि टू और फ्रॉम, मतलब ये कि हम लोग जो है किसी स्पेशलिस्ट को, पेशेंट अगर कोई हमारे पास आता है, हम किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र करें या कोई स्पेशलिस्ट हमें रेफ़र करे एक पेशेंट, तो उसको हम पूरे सिस्टम को रेफ़रल सिस्टम कहते हैं, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ से रेफ़र होके पेशेंट्स जो हैं वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं, उसमें हम हॉस्पिटल्स को काउंट करते हैं सबसे मेजर जिसे कह सकते हैं। मेजर हॉस्पिटल लाइक इन द सेंस कि कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है? हम उससे बीइंग अ फिजियो हम उनसे
कनेक्ट करते हैं ऑफ़िशियली, ठीक है? और उसके बाद जो है वो हमें पेशेंट रेफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे इस पे एक-एक पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करने चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसी में चला जाएगा। लेकिन ये है कि इन पॉइंट्स को स्पेसिफ़िकली बताने का मकसद ये है कि ये बहुत सारे ऐसे वेज़ हैं जो हमें नहीं पता। जैसे कि बड़े हॉस्पिटल्स भी अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं और वो हमें अटैच करना चाहते हैं। लेकिन हम अपने आप को कैसे काबिल बनाएँ कि हम हॉस्पिटल्स को जाके ये अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करें। तो ये सबसे मेन थिंग है जो कि मैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर सबको ट्रेन कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि लोग इस तरह की सोच को डेवलप करें कि हॉस्पिटल इज़ जस्ट अ हॉस्पिटल। हम उसको इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं सर पे सवार कर लेना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम सर पे ही सवार कर लें कि पता नहीं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, हमें अपॉर्च्युनिटी पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा रशी है, इतनी ज़्यादा मतलब दौड़ लगी हुई है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है एंड वी कांट। ऐसा नहीं है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो इसके बाद आ जाता है डॉक्टर। किसी भी डॉक्टर से हमें रेफरल मिल सकता है, उसके क्या-क्या वेज़ हैं, डॉक्टर्स को कैसे हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम उनको क्वालिटी शो कर सकते हैं। हमें बेसिकली उन्हें अपनी प्रैक्टिस को शो करवाना है। वो किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके हम शो करवा सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बाकी हम डॉक्टर कौन-कौन से हो सकते हैं, जो हमें पेशेंट रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए अगर किसी पेशेंट को फ्लू फ़ीवर है तो डेफ़िनेटली एक मेडिकल स्पेशलिस्ट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को रेफ़र नहीं करेगा। तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को रेफ़र करने की शर्त ये है कि जो फ़िज़ियोथेरेपी की डोमेन में आते हैं। लाइक हम सिर्फ़ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ को रेट नहीं कर रहे होते। हम बहुत सी इंजरीज़ लाइक जस्ट लाइक स्पोर्ट्स इंजरीज़, उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं गैस्ट्रो नहीं, न्यूरो की डिज़ीज़ेज़ को हम ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है वो कार्डियोपल्मोनरी, रेस्पिरेटरी, उसके अलावा हम जो है वो गायनेकोलॉजिकल डिज़ीज़ेज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये सब हमारी डोमेन में आते हैं। ये तो कुछ मैंने डिस्कस किया। बहुत सी वास्ट फ़ील्ड है फ़िज़ियोथेरेपी और बहुत सी डोमेन्स ऐसी हैं जो हमें पता है कि हम लोग बीइंग अ स्पेशलिस्ट उसको डील कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रॉम अदर स्पेशलिस्ट, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है शुरू में, मतलब शुरू से ही 2008 से डीपीटी स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, ठीक है? अगर पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान बात की जाए तो डीपीटी करने के बाद जो भी स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं स्पेशलिस्ट, लाइक इन द सेंस के कोई न्यूरो में कर रहा है, कोई ऑर्थो में कर रहा है, कोई वुमेन हेल्थ में कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में कर रहा है, कोई कार्डियो में कर रहा है, तो हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है? हम लोग एक दूसरे को एप्रिशिएट नहीं करते। मतलब ये कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ, क्योंकि हमने डीपीटी में उसको कंप्लीट तो नहीं बेसिक स्टडी किया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, सपोज़ हम ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपिस्ट हैं, तो हम क्या करेंगे उस न्यूरो के पेशेंट को भी ट्रीट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फिज़ियोथेरेपी कम्युनिटी में कि हम लोगों में यूनिटी नहीं, हम लोग एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करते और ये सोचते हैं कि ये भी हमारे पास ही आ जाए क्योंकि हमारे पास तो है ही पेशेंट कम, तो बस ये भी आ जाए हमारे पास ही और हम इसको ट्रीट कर दें। और फिर वहाँ पे आ जाता है क्वालिटी डिफरेंस, ठीक है? जिस तरह से एक न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एक कंडीशन को, न्यूरो की कंडीशन को ट्रीट कर सकता है, उस तरह से ओएमपीटी नहीं कर सकता। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए बेसिकली कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने किस तरह से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है फ्रॉम सीनियर। ये जो है ना, ये कैटेगरी सारी फिजियोस की हैं कि हमें सीनियर्स भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उनसे कैसे पेशेंट निकलवाए जाएँ? यही तो क्वेश्चन है और ये हम बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, आई एम डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब मैं इस काबिल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सक्सेस दी है कि मैं इन सब कैटेगरीज़ को में लाया कर रही हूँ। उसके बाद आता है जूनियर्स, जूनियर्स भी आपको रेफ़र करते हैं, ठीक है? उसके बाद लैब्स। अब देखिए लैब्स को भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, लैब्स वाले तो कर ही नहीं सकते, मतलब लैब्स में कैसे कोई पेशेंट आ सकता है फिजियो का? ऐसा नहीं है। जो भी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए जाते हैं पेशेंट, जैसे एक्स-रे, सीटी, एमआरआई, ठीक है? उनकी कंडीशंस होती ही हमसे रिलेटेड हैं।
तो वहाँ पे लैब्स में भी इस तरह से हम लोग एक रेफरल सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रॉम पेशेंट, एक पेशेंट को आप 100% क्वालिटी देकर तो देखें, वो पेशेंट आपके 10 पेशेंट बनाएगा और उसके अलावा रिलेटिव्स, ठीक है? ये थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट है, हर रिलेटिव जो है वो इतना भी अच्छा नहीं होता कि आपको ग्रो करता देख के खुश हो जाए, लेकिन ये है कि मैं ये इज़ जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियस, मतलब सब रिलेटिव्स नहीं ऐसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये है कि हमें रिलेटिव्स में भी डेफ़िनेटली फ्री की मार्केटिंग है ना, आप रिलेटिव्स को बताएँ कि आपकी ये स्पेशलिटी है, इस तरह की कंडीशन है, तो आप लोगों को गाइड करें, हम आपको हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ में थोड़ा-सा हिंड्रेंस होती है, लाइक वो इतना ज़्यादा अच्छा पे नहीं कर सकते और फिर यही है कि आप थोड़ा-सा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जब आप रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं। लेकिन ये कि ये सब रेफ़रल सिस्टम ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा प्रोफ़ेशनल या बहुत अच्छी बिज़नेस ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन इनसे मनी कैसे निकलवाई जाए और इनको बेनिफिट कैसे दिया जाए, ये बात आ जाती है बिज़नेस की, ठीक है? तो हमें फ़िज़ियोथेरेपी को अगर कोई कहता है कि फ़िज़ियोथेरेपी को आप बिज़नेस ना लें, हेल्थ को तो डॉक्टरों ने बिज़नेस लिया हुआ है, ये है, वो है, मतलब लोग इस तरह से कहते हैं ना कि लोगों ने कारोबार समझा हुआ है हेल्थ को, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं या उसके अलावा अगर हम देखें इमरजेंसी सर्जन्स वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है? उनके भी लाइफ़ होती है, उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है? उन्होंने भी उनको बैकअप देना होता है। लेकिन ये है कि हम लोग जो हैं, हम लोग इमरजेंसी केयर प्रोवाइडर्स में नहीं आते हैं। ठीक है? वी आर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट्स, ठीक है? खुदा न खास्ता, मतलब अगर ये प्रोफ़ेशन ख़त्म भी हो जाए तो दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है? मतलब इस प्रोफ़ेशन के बिना भी पेशेंट्स चल रहे थे, लोग ट्रीट हो रहे थे, सब ठीक चल रहा था। तो हम लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की नीड है कि वी आर रिहैब स्पेशलिस्ट, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है? अपने माइंड से अगर हम ये चीज़ निकाल दें ना, ये बुखार उतार दें कि हम डॉक्टर्स हैं और हमें बस उसी तरह से ट्रीट किया जाए। तो नहीं, हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग यूनिक हैं, हम लोगों को सोसाइटी को ये चीज़ एक्सेप्ट करवाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो एक्सेप्ट करवा रहे हैं हम लोग हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, इम्प्रूव पेशेंट्स एक्सपीरियंस, ठीक है? पेशेंट एक्सपीरियंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अब पेशेंट एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब हम लोग किस तरह से पेशेंट को सैटिस्फाई कर सकते हैं। आप यकीन जानें कि अगर आपका विज़न हो, ठीक है? वो विज़न क्या है कि आपने ग्रो करना है और साथ में आपने पेशेंट को सैटिस्फाई करना है। जब आप ये वाला विज़न रखेंगे ना कि पेशेंट सैटिस्फाई हो, तो आपका जो बिज़नेस है या आपका जो प्रोफ़ेशनल करियर है, वो शूं करके ऊपर जाएगा। उसका रीज़न भी यही है कि हम लोग जब तक क्वालिटी को इंश्योर नहीं करेंगे, हम लोग एक अच्छे प्रोफ़ेशनल नहीं बन सकते और लोग हमें एप्रिशिएट कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमें आउटस्टैंडिंग पेशेंट सर्विस देनी है। उसके बाद आ जाता है डिस्काउंट्स ऑफ़र करना, ठीक है? अब हर थेरेपिस्ट को ये होता है कि हमारा बजट मैनेज हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब्स तो है नहीं, पूरे पाकिस्तान में क्या हालात हैं आपको शायद आइडिया होगा। मतलब हम कोई एक जॉब पोस्ट करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 500-700 सीवीज़ आ जाती हैं एक टाइम में। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए हमें कि हम लोग डिस्काउंट्स ऑफ़र करें और थोड़ा-सा यूनिक सर्विसेज़ की तरफ जाएँ ताकि पेशेंट्स अट्रैक्ट हों और उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा रहे। देन पेशेंट ओरिएंटेड प्लान होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जो मैं अपने लेक्चर्स में रिपीट करती हूँ, बार-बार ये चीज़ें बताती हूँ अपने प्रोफ़ेशनल्स को, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को कि प्लीज़ आप पेशेंट को ये यकीन दिलाना तो शुरू करें कि यू आर स्पेशल टू अस। तो वो पेशेंट पूरी लाइफ टाइम के लिए आपका मुरीद बन जाएगा, ठीक है? तो हमें ये चीज़ ज़रूर फ़ोकस करनी चाहिए कि हमें सिर्फ़ अर्निंग पे फ़ोकस नहीं रखना चाहिए, हमें लर्निंग के साथ-साथ पेशेंट की क्वालिटी या क्वालिटी केयर पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है एम्पैथेटिक बिहेवियर, जो बहुत बार जो है हम इसमें बता भी चुके हैं कि एम्पैथेटिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट के साथ। सिम्पैथी नहीं करनी, बट एम्पैथेटिक रहना है उसके साथ, ठीक है? उसके बाद ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप आप उसके साथ बिल्ड करें पेशेंट के साथ। एक पेशेंट के साथ आप ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, तो वो आपको 10 पेशेंट्स ज़रूर देगा। उसके बाद पेशेंट विल सजेस्ट 90% ऑफ क्लिनिक्स टू अदर्स हू आर फुली प्लीज्ड विद देयर पेमेंट प्रोसेस, ठीक है? अब पेमेंट प्रोसेस की बात आ रही है यहाँ पर कि वो 90% पेशेंट सैटिस्फाई तब होते हैं जब आप उनको
कमर्शियल सर्व भी कर रहे हैं, ठीक है? आप पेमेंट को टारगेट भी नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्री में करना शुरू कर दें, आपकी अपनी वर्थ है, आपका प्रोफ़ेशन है, फिर आपका बैकअप है जो आपने अपनी फैमिली को देना है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए, इस तरह से मिड वे में चलें कि पेशेंट आपसे पेमेंट वाइज़ भी सैटिस्फाई हों। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने एक ऑनलाइन प्रेजेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली प्रोफेशनल्स इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन बहुत बड़ा लफ्ज़ है। रिहैब के अलावा मैं बात कर रही हूँ, अलावा बल्कि रिहैब को बीच में इंक्लूड करके बात कर रही हूँ। पूरे हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हूँ, उसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लैब्स, उसके अलावा जिम सेंटर, फिटनेस सेंटर्स, उसके अलावा हमारी रिहैब सेंटर्स, उसके बाद हमारी फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स एंड ऑल दैट, ये सब स्पीच सेंटर, सब के सब इंक्लूड हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं अपने हेल्थ सेक्टर की एडवर्टीजमेंट को, ऑनलाइन प्रेजेंस को, ठीक है? सब कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम। अभी जैसे हमें 4 to 5 मंथ्स हुए हैं इसकी फिजिकल एजुकेशन को स्टार्ट हुए, लेकिन हमने फोकस ही प्रायोरिटी पे रखा है कि ऑनलाइन प्रेजेंस आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी यूके, यूएसए, इन अदर कंट्रीज़ में जितने भी हेल्थ सेक्टर्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट्स को। जो फ्री एडवर्टाइज़मेंट्स भी होती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो हम लोगों ने भी इसको इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है? अब सबसे ऑनलाइन इम्पोर्टेंस मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या अहमियत है? सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि जब भी हमें किसी डिज़ीज़ को सर्च करना होता है, जब भी हमें किसी ट्रीटमेंट मेथड को डिस्कस करना होता है, जब भी हमें जो है वो किसी लाइक इन द सेंस कि किसी अपनी कोई कंडीशन है उसको सर्च करना है, किसी डॉक्टर के हवाले से सर्च करना है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़, किसी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है या कुछ सर्च करना है, तो हम कहाँ जाते हैं सबसे पहले? या तो हम गूगल पे जाते हैं या हम यूट्यूब पे जाते हैं। मोस्टली ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के बहुत से एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सर्च इंजन है या मोस्ट कॉमन जो सर्च इंजन है वो है गूगल, ठीक है? तो ये जो सर्च इंजन है, हम इसको क्यों यूटिलाइज़ नहीं करते? मतलब ये कि हम इसको बहुत से वेज़ हैं जिससे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और पेशेंट फ्लो बढ़ा सकते हैं गूगल को सिर्फ़ गूगल को यूटिलाइज़ करके, ठीक है? इट्स अ प्रॉपर कोर्स। डेफ़िनिटली बहुत सारी डिटेल्स तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती आपसे इस सेमिनार में, बट ये है कि गूगल को यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, ठीक है? उसके बाद क्रिएट अ प्रैक्टिस वेबसाइट, ठीक है? गूगल से इंटरलिंकिंग है वेबसाइट की, ठीक है? आप उसको वेबसाइट को ऑन एयर करते हैं, ठीक है? सर्वर पे चली जाती है तो डेफ़िनेटली पूरी दुनिया आपकी वेबसाइट को देख रही होती है, सिर्फ़ एक पाकिस्तान नहीं, ठीक है? तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया ना कि ये भी पॉइंट है कि आप कैसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड बन सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा अब ये है कि सब ये कहेंगे कि वेबसाइट तो हमें बनानी ही नहीं आती, और उसके अलावा आप लोग ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखें वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो मैं आप लोगों की इस इन क्वेश्चन से एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि वेबसाइट आप एक पोर्टफोलियो की फॉर्म में, अगर आपका बिज़नेस ई-कॉमर्स के अलावा है, क्योंकि आपको पता है ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ी लेवल की वेबसाइट होती है और उसके लिए हमें डेफ़िनेटली एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक सिंपल पोर्टफोलियो जो कि अनपेड भी बना सकते हैं वो हम सिंपल वेबसाइट उसके लिए जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए को नॉट इवन अ सिंगल पेनी, वो बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद गूगल का हम डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल पे भी अपनी लिस्टिंग को डालें, आप कौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ज़रूर शो करें। उसके बाद आ जाता है मेजर रिव्यू साइट्स। अच्छा, रिव्यू साइट्स जितनी भी हैं जिसमें पेशेंट इंटरैक्ट करते हैं डायरेक्टली अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। अब देखिए रिव्यू साइट सोशल मीडिया है, ठीक है? और उसमें यूटिलाइज़ सोशल मीडिया में डिस्कस भी करेंगे हम। कि कैसे सोशल मीडिया को डिस्कस करते हैं यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्री विदाउट इवन नॉट इन्वेस्टमेंट। ये बार-बार मैं क्यों आप लोगों को रिपीट करके बात बोल रही हूँ, क्योंकि देखें हर एक हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट स्लो प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल। ठीक है? मतलब स्लो ज़रूर हो सकता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे सपोज़ कि अगर आपने फ़ेसबुक पे कोई एडवर्टाइज़मेंट लगाई है, बूस्ट किया उसको, तो आपने 1000 टू 1200 टू 1500 आपने इन्वेस्ट किया है, वो 2000 लोगों तक पहुँच जाएगा, ठीक है? आपके सिंगल क्लिक से। लेकिन अगर आप
फ्री की तरफ जाते हैं तो आपको मैनुअल क्लिक्स करने पड़ेंगे 2000 पीपल तक रीच करने के लिए, और उसके लिए फिर आपके दिन भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप लोग बिल्कुल एडवर्टाइज़मेंट की तरफ ना जाएँ, बिल्कुल पेड प्रमोशन की तरफ ना जाएँ। लेकिन चूँकि हर इंसान जो है वो अपने बिज़नेस को पेड प्रमोशंस के लिए अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेहनत, सब्र, कंसिस्टेंसी और उसके अलावा हार्ड वर्क, ये 4 कीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अपने बिज़नेस को फ्री में बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है, हाँ, लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि कौन-सी ऐसी मेजर रिव्यू साइट्स हैं। तो बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको हमने नेग्लेक्ट किया होता है, उसमें लिंक्डइन, ट्विटर, ठीक है? उसके अलावा पिंटरेस्ट, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पिंटरेस्ट में बहुत काम चल रहा है लोगों का, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं लगाते, ठीक है? लेकिन जितने भी सर्च इंजन से कनेक्टेड साइट्स हैं, गूगल से कनेक्टेड साइट्स हैं, वो सारी हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। देन लर्न एंड अपग्रेड योरसेल्फ टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस और उसके बारे में लर्निंग, किसी भी स्टेज पे आप चले जाएं, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही क्यों ना बन जाए, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी ही यही होती है कि वो अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पर, किसी भी पॉइंट पर लर्निंग नहीं छोड़ता, ठीक है? हमें हर पॉइंट पे लर्निंग, हम इस दुनिया में आए इल्म हासिल करने के लिए, ठीक है? चाहे वो दीनी इल्म हो, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, हम लोगों को दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए और हमें सीखते रहना चाहिए किसी भी मोड़ पे। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अब 40-45 तक हम पहुँच गए और अब हम आगे सीख नहीं सकते, तो नहीं। किसी भी मोड़ पे हमें कुछ भी सीखने को मिल सकता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, इसको एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये भी पेशेंट फ्लो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? ये एक वे है कि हम एक पूरा एडवांस सिस्टम बनाएँ इस तरह का कि अब इसमें ऑब्वियसली पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है कि आप लोग जो है वो पेशेंट को एक स्पेशल सर्व करवाएँ, ठीक है? अब वेबसाइट जो आपने बना ली है, उसकी अपॉइंटमेंट्स भी हो सकती हैं, उसको इंटरलिंक कर सकते हैं आप अपने ईमेल के साथ, ठीक है? एक पोर्टफोलियो को इंटरलिंकिंग कर दें अपने ईमेल के साथ, गूगल फॉर्म के थ्रू जैसे हम करते हैं ईमेल के साथ इंटरलिंकिंग, इसी तरह से हम वेबसाइट को भी कर सकते हैं, ठीक है? जब आप वेबसाइट को करते हैं इंटरलिंकिंग, तो आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पेशेंट आपकी लेता है। फिर अब आ जाते हैं सबसे लीस्ट लेवल पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जनरली बात कर रही हूँ। मैं जो एक बिज़नेस पर्सन्स ऑलरेडी हैं, उनकी ही सिर्फ बात नहीं कर रही, या एक ऑलरेडी प्रोफेशनल है जो ग्रेजुएटेड हैं, अब इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी ही सिर्फ बात नहीं करी, मैं आप सबकी बात कर रही हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आपने अपनी पॉकेट मनी मैनेज करनी है, तो आप ये चीज़ें सीखें, आप ये स्किल्स सीखें, ठीक है? हम लोग आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं लर्निंग का, तो फिर आप लोगों को ये सिर्फ आप देखें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटी सी। हमारी पता है क्या मेंटालिटी है, हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई पोस्ट करे ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई स्किल नहीं चाहिए इसके लिए, डेली का 5,000 कमाएं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लिखा होगा, ठीक है? फिर वो हमें क्या करेंगे, हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, वाह, कोई एक्सपीरियंस और कोई स्किल नहीं चाहिए और 5,000 हम डेली का कमा लेंगे, तो और क्या चाहिए, 5 3 ज़ा 45, ठीक है? तो हमें तो ये अपने माइंड में होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं, जी, जी, हमें डिटेल्स दें। अब वो कहते हैं, चलें भाई आप व्हाट्सएप पे आ जाएँ। अब हम व्हाट्सएप पे आते हैं। अब जिस तरह से मेरे भाई बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे मुझे, जो मोस्टली ये जो पोस्ट कर रहे होते हैं, वो फेक आईडीज़ के साथ लड़कियों के फॉर्म में कर रहे होते हैं, ठीक है? लड़कियाँ बन के। अब हम लोग, वाओ! लड़की कह रही है कि चलो ये तो लड़की तो सच ही बोल रही होगी। हम चले गए उसके व्हाट्सएप पे, फिर वो वॉइस चेंजर की फ़ॉर्म में ना, ये कॉल पे हमें एक्सप्लेन करता है, जो करती है बनी हुई होती है, और वो हमें एक्सप्लेन करती है, इस तरह से आपको अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर प्रूफ़ सेंड करती है झूठे के, ये प्रूफ़्स हैं, ये है, वो है, सारा कुछ आप इस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये तो पक्का ही सच है, ठीक है? हाँ, मैं करना चाहता हूँ, आप बताएँ कैसे स्टार्ट करना है? मैं आज से करना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो अब वो क्या कहती है, ठीक है, आप करना शुरू करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ना इतनी डिपॉज़िट करवानी पड़ेगी फ़ी, ठीक है? ये हमारा रूल है। वैसे इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी। फिर हम वो करवा देते हैं, फिर कहते हैं कि अब ये आपका काम हम आपको तब देंगे कि आप सिक्योरिटी डिपॉज़िट करवाएँगे। फिर वो सिक्योरिटी के नाम पे पैसे, अब हम फँस चुके होते हैं। और लड़के ऑब्वियसली, सिर्फ़ लड़की का नाम ही काफ़ी होता है,
सॉरी टू से आई एम नॉट टारगेटिंग ऑल, लेकिन जस्ट रैंडमली सेइंग कि इस तरह से कॉमन है, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग झेल भी चुके होंगे। तो उस लिहाज से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, जब पेमेंट ले चुकते हैं और हमें ब्लॉक करके गायब, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों को अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है। जब तक हम स्किल्स नहीं सीखेंगे, इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि हम अपनी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ कर सकें, ठीक है? तो हम फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के तौर पे इतना ज़्यादा डिजिटल ईरा, इतना बड़ा डिजिटल ईरा चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ ही डिजिटलाइज़ हो गई है। एआई आ गया है, चैट जी जीपीटी आ गया है, ये बहुत सारे नाम आप फ़ैमिलियर भी होंगे इन चीज़ों से। तो इनके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टिपिकल होम विज़िट्स के पीछे भाग रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट से ही जो होम विज़िट्स करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों का प्रोफ़ेशनल बैकअप है ये, आप ज़रूर करें। लेकिन जब तक आप अपना टारगेट सिर्फ़ होम विज़िट्स रखेंगे ना, चाहे आप 1 लाख भी कमाएँ तो मैं उसको बेसिक ही समझूँगी। बल्कि मोस्टली डॉक्टर अच्छा होम विज़िट, फैमिली में अच्छा होम घर पे जाते हैं आप लोग, तो ये मैं ये नहीं कह रही कि इट्स रॉन्ग, आप लोग करें, ज़रूर करें, लेकिन सोच बड़ी रखें। अच्छा एडवांस पेशेंट मैनेजमेंट में होम विजिट को हम कैसे कर सकते हैं कि आप होम विजिट्स पे भी ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन डीलिंग, ऑनलाइन नोट्स, सोप नोट्स, ये सब ऑनलाइन की फॉर्म में लेकर आएँ। एक एडवांसमेंट लेकर आएँ अपने ट्रीटमेंट में, ताकि उनको हो कि दे आर वेल एजुकेटेड, ये सिंपल मालिश ही नहीं है कि मालिश नहीं कर रहे सिर्फ हमारी, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि हम लोग मॉडर्न एंड अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स यूज़ करें, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है, चूँकि देखिए हम लोगों की जो मोडालिटीज़ हैं, जब तक एक पेशेंट को आप मैनुअल जितनी भी टेक्निक्स अप्लाई कर दें, वो कभी आपसे सैटिस्फाई नहीं होगा, वो यही समझेगा इसने क्या किया है, मालिश ही की है ना मेरी, ठीक है? तो आप लोगों के लिए उस पेशेंट सैटिस्फैक्शन के लिए मजबूरी है हमारा मोडालिटीज़ को यूज़ करना, ठीक है? जब हम मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? अपग्रेडेड मोडालिटीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल टेक्निक्स को सीखें, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहाँ पे फिजियोज़ बहुत ज़्यादा अर्न 6 फिगर्स में अर्न कर रहे हैं, खुदा के बंदों, आप लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। हाउ टू मैक्सिमाइज़ बिज़नेस एक्सपोज़र। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ऑफ कंसर्न। ये सब हमने जो लास्ट में डिस्कस किया, वो ये अभी डिस्कस किया है, वो ये कि हम लोगों ने पेशेंट फ्लो को कैसे इंक्रीज़ करना था, ठीक है? तो ये सारे वेज़ हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि हम लोग रेफरल सिस्टम से कर सकते हैं, पेशेंट एक्सपीरियंस बढ़ाकर कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक एक्टिव ऑनलाइन प्रेज़ेंस से कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हर प्लेटफ़ॉर्म हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, सिखाया जा रहा है, हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, सीनियर सिखा रहे हैं, बहुत से ट्रेनिंग्स चल रही हैं हमारी, जिसमें हम गाइड कर रहे हैं कि आप लोग कैसे ऑनलाइन प्रेज़ेंस को एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंसर्न क्या है कि हम बिज़नेस एक्सपोज़र को कैसे जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि बिज़नेस और क्या फ़िज़ियोथेरेपी हमारा बिज़नेस है, हमारा प्रोफ़ेशन कभी हमारा बिज़नेस हो सकता है। तो ये आपका क्लीयरेंस आज आप आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि आपका प्रोफ़ेशन आपका बिज़नेस ही है, ठीक है? अ पर्सन्स रेगुलर ऑक्यूपेशन, आपका काम, आपका प्रोफ़ेशन, या अगर आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है? सेल परचेज़, ठीक है? तो अगर आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी बिज़नेस की कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद आ जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन या एंटरप्राइजिंग एंटिटी जो एंगेज कर रही होती है, या उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। प्रोफेशनल कौन सी एक्टिविटीज़ हैं हमारी? अब एग्जांपल दें आप लोग, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा टेक्निक्स हैं जितनी भी हम जो परफॉर्म कर रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर। उसके बाद कमर्शियल क्या है, डेफिनेटली हम उसको मार्केट कर रहे होते हैं, एडवर्टीज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, पूरी फिजियोथेरेपी, पूरा हेल्थ सेक्टर एक इंडस्ट्री है, ठीक है? तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है कि फिजियोथेरेपी को आगे हम प्रमोट कर रहे हैं। बिजनेस एक्सपोजर क्या होता है? बिजनेस एक्सपोजर का मतलब ये है कि टोटल मार्केट वैल्यू क्या है आपकी। अनफॉर्चुनेटली फिजियोथेरेपिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डाउन है। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और हमें यूनिक वे में ग्रो करना चाहिए। हमें उनसे कंपटीशन रखना ही नहीं चाहिए कि वो डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इस चीज़ को अपने माइंड से निकालेंगे तभी आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ पॉसिबल रिस्क एट एनी पॉइंट, ठीक है? अब बिजनेस एक्सपोजर का मतलब ये है कि आपने एक स्टार्टअप ले लिया, ठीक है? अब आपका स्टार्टअप है, आपको 1 मंथ हुआ है,
इन्वेस्टमेंट किए हुए, या अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट ना करें, आपके पास सिंपल हॉर्टिकल्चर वगैरह ये जो भी मशीनरीज़ हैं वो पड़ी हुई हैं, काउच वगैरह है, तो बस ठीक है, आपने क्या करना है, इसको स्टार्टअप आप ले चुके हैं, आप ब्रांड बनने की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जब ब्रांड स्टार्ट किया, उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ पॉसिबल रिस्क एट एनी पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी मतलब नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस एक्सपोजर, मतलब अभी बेसिकली हम बिजनेस एक्सपोजर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये आ जाता है कि हमारी मार्केट वैल्यू क्या है हमारे प्रोफेशन की, उसके बाद रिस्क कितना है, रिस्क ही रिस्क है फिजियोथेरेपी ही प्रोफेशन में, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हमें ये हमारे सीनियर्स शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि बहुत रिस्क है, आप लोग ना आएँ, आपको प्रोफ़ेशनल वेस्ट है, आपका करियर वेस्ट है, ये है, वो है, सब कुछ यही कहते आ रहे हैं। तो ये रिस्क की असेसमेंट भी बिज़नेस एक्सपोज़र में आती है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि कितना फंड रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो अब बिज़नेस एक्सपोज़र को आप कैसे मेज़र कर सकते हैं? ठीक है। अब देखिए, मैं आपको मार्केटिंग के वेज़ तो बता सकती हूँ फ्री, लेकिन मैं आपको 100% ये नहीं कह सकती कि आपको फ्री में जो है कोई जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना सेटअप बना लेंगे। आपको फ्री में जो है वो कोई यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस भी नहीं आपको देने पड़ेंगे। आपका फ्री में जो है फर्नीचर आ जाएगा, फ्री में मेडिकल इक्विपमेंट्स आ जाएँगे। ये तो मैं आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उस सारी इन्वेस्टमेंट के बाद आप अपने बिज़नेस को फ्री में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सौ से बेहतर ग्रो कर सकते हैं। तो अब उनको मैक्सिमाइज़ कैसे-कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है? अब हम लोगों ने अपनी सर्विसेज़ को सेल करना है। उसके लिए सर्विसेज़ को प्रेज़ेंटेबल बनाना है, ठीक है? अब अगर प्रोडक्ट है, डेफ़िनेटली मुझे ज़रूरी नहीं है कि सब वही सुन रहे होंगे जो सिर्फ़ फ़िज़ियोथेरेपी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफ़िनेटली हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे आप में से जो फ़िज़ियोथेरेपी प्रोडक्ट्स को भी डील कर रहे होंगे। तो उनके लिए ये है कि आप लोग फ्री में इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन करें। हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन करें, जो हम प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हैं, कि आप उनमें एडवर्टाइज़मेंट करें जो फ्री हैं। उसके बाद उनको पब्लिश करें, वेबसाइट पे भी आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करके आप लोग वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद एसईओ प्रैक्टिसेस को लर्न करें, बहुत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। अब देखिए, अगर एग्ज़ाम्पल दूँ मैं मेडिक लाइफ़ की, आप फिर कहेंगे मार्केटिंग करी है। मैं मार्केटिंग नहीं करी, क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन हमारा यही चल रहा होता है, तो डेफ़िनेटली माइंड में वही एग्ज़ाम्पल रह जाती हैं। तो अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ हमारी फ़ील्ड की, तो डेफ़िनेटली अब मेडिक लाइफ़ जैसे काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब हमने उसमें यूनिक कैसे बनना है, अपने एसईओ को स्ट्रॉन्ग करके, कि हम आपको क्या डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बाकियों से। देन आपका आ जाता है कि आप लोग गूगल प्रोफ़ाइल कैसे बनाते हैं। अब ये सारी ट्रेनिंग्स हम लोग डेफ़िनेटली अपने उस पे दे रहे हैं, और सब फ़िज़ियोज़ ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वो फ़िज़ियो जो वाक़ई में एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं, जो पापा की परी और पापा का परा बन के ही रहना चाहते हैं, कि बस उनके ही उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और अब बस उनका वेस्ट करना है, हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं करना, हमने उसको पे बैक नहीं करना अपने पेरेंट्स को। अगर यही माइंडसेट रखना है, तो डेफ़िनेटली फिर ये आप लोगों के लिए नहीं है ये सेमिनार। ये सेमिनार उन लोगों के लिए है जो वाक़ई में अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं। और ये इतना इस पे जो है ऑब्वियसली, अगर इसको कहा जाए कि ये रुपीज़ 99 वर्थ की सेमिनार है, तो डेफ़िनेटली ये गलत होगा। ये आप लोग खुद भी इंसाफ़ करेंगे कि अब तक जितना हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, जितने वेज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं अपने बिज़नेस को और किस तरह से ग्रो करना चाहिए, ये हर कोई आपको नहीं बताता। मोस्टली फिजियोज आपको नहीं बताते, आपके सीनियर्स आपको नहीं बताते, बिकॉज़ हमने स्टडी नहीं किया, हमने सिर्फ बुकिश नॉलेज ली है, ठीक है? हमें अपने फ्यूचर में कैसे एक्सेल करना है, हमें ये गाइड नहीं किया गया कहीं पे भी। रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स, अब इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाएँ तो वो पेड होते हैं, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम अ, एक बेस्ट सर्विस देके, ठीक है? हम उनको बेस्ट सर्विस देके, लाइक हम आपको जैसे पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, हम आपको जिम ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम आपको एक्सरसाइज़ेज़ कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज़ेज़ गाइड कर देंगे, पूरा प्लान दे देंगे आपके वेट लॉस के लिए, या आपके उसके लिए आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी जनरलाइज़्ड बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपको आपकी बॉडी बूस्ट अप के लिए हम आपको एक प्लान जनरेट करके दे देंगे, ठीक है? और उसके बदले में हमें आपसे क्या चाहिए कि आपने हमें जो है वो इन्फ्लुएंस करना है, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे हमें मार्केटाइज़ करना है। तो ये एक फ्री वे है, लेकिन ये बहुत कम होता है डेफ़िनेटली। इन्फ्लुएंसर्स चार्ज करते हैं जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं।
जो 12,000, अब जैसे हम हैं, हम जैसे लोग जिनके 12,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो तो डेफ़िनेटली फ्री कर देंगे। जिनके 1 लाख, 2 लाख, जिनके मिलियंस में हैं, डेफ़िनेटली वो फिर थोड़ा-सा नखरे भी उनके उतने ही होते हैं, तो वो चार्ज करते हैं। उसके बाद ऑफ़र डिस्काउंट्स। अच्छा, अब डिस्काउंट हर जगह पे मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, इसकी वजह क्या है कि जब तक आप थोड़ा-सा यूनिक वे में डिस्काउंट नहीं देंगे, पेशेंट कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है? और आपका प्रोफ़ेशन का जो एक्सपोज़र है, वो आपका जो है ना, वो नहीं हो सकता, लाइक इन द सेंस कि एक्सेल नहीं कर सकता आपका। उसके बाद आ जाता है ऑब्वियसली सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं। ये जितने मेथड्स आपको मैंने बता दिए ना, अगर आप इंडिविजुअली इस पे काम करना शुरू कर दें, तो आपको डिफरेंस, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ईयर्स लग जाएँगे, आपको मंथ्स ऑफ मंथ्स में ये डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि वाक़ई में कोई एक बंदी आई थी, वो हमें बोल रही थी ये कर लो, कर लो, कर लो, और हमें उस टाइम नहीं हमने सुना, लेकिन इसका क्या-क्या बेनिफिट है, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगी भी कि हमने इन वेज़ को फ़ॉलो किया और इस तरह से हम सक्सेसफुल बिज़नेस बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और बन रहे हैं। अभी हम ग्रोइंग स्टेज में ही हैं, हम ये नहीं कहते कि वी आर सक्सेसफुल पर्सन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हम लोग अ, नेक्स्ट जो है हमारा, वो ये है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर कैसे बना जाए। अब देखिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है? विदाउट डिग्री हम लोग ये कभी नहीं कह सकते कि वी आर इंटरनेशनल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, ठीक है? तो अगर हम यहाँ की लोकल डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन उसको ग्रूम, या उसको जैसे कहते हैं ना, सिंगार, बनाओ सिंगार, उसका इस तरह से करते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को टच करे, तो डेफ़िनेटली और क्या चाहिए हमें, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपीरियंस डिग्री के बाद, ये स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के, ठीक है? फर्स्ट स्टेप, आपने डिग्री ले ली, उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है? अब स्टूडेंट लाइफ में तो डेफ़िनेटली आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये फ्यूचर में आपको बहुत सी ट्रिक्स, ये ट्रिक्स आपकी बहुत ज़्यादा काम आएँगी, ठीक है? कि आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना है, वो और किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको। ये सिंपल 1 मंथ की इंटर्नशिप और ऑब्जर्वरशिप, ये कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ हॉट बैक लगाना सिखा देते हैं। मैं हमेशा अपने लेक्चर में इस चीज़ को वो डिनाई करती हूँ कि आप लोग मत करें, मत करें, लेकिन वही बात है कि टिपिकल चल रहा है, चल रहा है, चलता रहे भी, हम भी देख रहे हैं तमाशा कब तक लगा रहेगा ये। उसके बाद आ जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें। मैं हमेशा से अगेंस्ट रही हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ, ये सिर्फ मेरी राय है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोगों पे इम्प्लीमेंट करूँ, मैं ये अपनी राय बता रही हूँ कि पहले मैं डिग्रीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी। लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली हमें पीस ऑफ पेपर्स अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? अगर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और फिर हमारा टारगेट ये है कि हमने इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज़्ड बनना है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड बनना है, तो फिर हमें डेफ़िनेटली अपना पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कोई भी एमएस डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, या फिर उसके अलावा हम पीएचडी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है? अब लाइसेंसर एंड सर्टिफिकेशंस। अच्छा, बहुत सारे लोग, ये तो फ्रॉड है, ये तो लूट रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, इनका कोई वर्थ नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक स्मॉल से स्मॉल इंस्टीट्यूट से भी कोई सर्टिफिकेशन लेते हैं ना, वो भी काउंट होगी आपकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, आपका सीपीडी पॉइंट काउंट होगा। ठीक है? हम लोग सीपीडी को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू रखते हैं, हम अपनी लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप इवन कोई वीडियो देखते हैं और उसको राइट आउट कर लेते हैं, वो भी आपका सीपीडी है। आपका प्रोफ़ेशनल ग्रोथ किसी भी पॉइंट पे, आपका प्रोफ़ेशनल एक्सपोज़र, आपकी लर्निंग, आपका इवन कोई फ़नी क्लिप देखना अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड, उसको आप अपने अल्फ़ाज़ में राइट आउट करते हैं, लिटरेचर, तो वो सारा आपका सीपीटी काउंट होता है। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए आपको ऑथर बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। बार-बार मैं यही डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, अभी हमने एक पॉइंट और मिस कर दिया, वो है लाइसेंस। लाइसेंस, अब ऑब्वियसली बहुत सारे टाइप्स हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की। आप सीपीडी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आप उसके अलावा आप जो है वो एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड फिजियो बन सकते हैं। और भी बहुत से वेज़ हैं जो हम अपने वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे कि आप इन इन वेज़ से जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ले सकते हैं। और
वहाँ से बैठ के यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ बैठकर बाहर से अर्न कर सकते हैं इन डॉलर्स। उसके बाद नेटवर्किंग एंड एक्सेस टू रिसर्च एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब डेफ़िनेटली हमें पता होना चाहिए फ़िज़ियो में न्यू डिवाइसेज़ कौन-सी आ रही हैं, कौन-सी टेक्नीक्स ऐसी हैं जो अभी तक हमने नहीं सीखी, हमने अपने ग्रेजुएशन टेन्योर में नहीं उसको हमने बॉदर किया और हमें नहीं आती, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी टेक्नीक्स हैं जैसे पॉन्सिटी टेक्नीक, ठीक है? पॉन्सिटी टेक्नीक को आपको ग्रेजुएशन लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस दी गई या इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं किया, लेकिन ये है कि पॉन्सिटी टेक्नीक बहुत अच्छी टेक्नीक है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऐसी टेक्नीक्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए। उसके बाद पब्लिश रिसर्चेस, ऑथर बने। मैं आपको बार-बार यही कह रही हूँ कि ऑथर बने तभी आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं। अपनी रिसर्चेस पब्लिश करवाएँ जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे की हैं, ठीक है? इंडिविजुअल की है या ग्रुप में की है या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अगर अगर आपने कोई रिसर्च की है। अगर आपका मतलब बुकिश में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने प्रैक्टिकल से भी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। उसका मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करवाएँ, आप अपनी कोई भी एक्सपीरियंस है जो यूनिक है पेशेंट के साथ, जैसे कोई स्ट्रोक है, कोई डिफरेंट टाइप का पेशेंट आपको मिला है, जिसने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिया और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो वो आप उसको डिस्प्ले करें, अपनी प्रैक्टिस को डिस्प्ले करना शुरू करें। अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स। बार-बार इसको रिपीट करने का मकसद भी यही है कि ये आपका सीपीडी पॉइंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन कोई बड़ी-छोटी नहीं होती। आप लोगों की अपनी लर्निंग कैपेसिटी, आपका अपना लर्निंग लेवल, आपने उस वर्कशॉप में लर्न क्या किया, आपने क्या सीखा, वो इम्पोर्टेंट होता है। मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लेनी लेनी है, तो अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। बाहर के लिए अप्लाई करना है, बाहर जाना है, बाहर पाउंड्स में, डॉलर्स में अर्न करना है, तो डेफ़िनिटली आपको इन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ़ आइल्स ज़रूरी नहीं है, आइल्स ज़रूरी कर लिया, आपके प्रोफ़ेशनल स्किल्स नहीं है, आप वहाँ जाके फ़ेल हो जाएँगे। उसके बाद आ जाता है कोलैबोरेशंस, बहुत ज़रूरी हैं अदर प्रोफ़ेशनल्स के साथ कि आप लोग कोलैबोरेट करें, ठीक है? वी आर हियर टू कोलैबोरेट विद यू, वी आर हियर टू इन्वेस्ट ऑन यू एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू इन एनी वे। ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर रिकॉल करें अपने माइंड में कि आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वॉलंटियर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस, ठीक है? जैसे यूएसएड है, ठीक है? आप लोग एज़ अ फिज़ियो उनको सर्व कर सकते हैं। जैसे यूएनओडीसी है, वो लोग डिसेबिलिटी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं अपनी डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बहुत से वेज़ हैं और हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेफ़िनेटली वॉलंटियरशिप तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब्रॉड में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू एंड वर्थ है। अब आ जाते हैं मैं अपना जर्नी बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा कि हम लोग अ, किस-किस तरह से अपने प्रोफ़ेशनल करियर को ग्रो कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि पेशेंट फ़्लो कैसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है? उसके हमने बहुत सारे वेज़ पढ़े, ठीक है? हमने रेफ़रल सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने ये देखा कि हम लोग पेशेंट को एक्सपीरियंस अच्छा देकर हम लोग उसको क्वालिटी केयर देके कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमने डिफरेंट वेज़ सीखे पेशेंट फ़्लो को इंक्रीज़ करने के बाद। इंक्रीज़ करने के लिए उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि हम लोग जो है वो मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं बिज़नेस एक्सपोज़र को। उसके बाद प्रैक्टिस अप फॉर सक्सेस कैसे लेके जा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को, सक्सेसफुल प्रैक्टिस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने ये देखा कि हम लोग इंटरनेशनली रिकॉग्निशन कैसे हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगी मी यानी डॉक्टर मुनज़्ज़ा सईद इनकी जर्नी कैसी रही एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट अब तक, ठीक है? तो 2018 से ये जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है? अ, डेफ़िनेटली अ, 5000 इंटर्नशिप थी 2018 में। उसके बाद इंटर्नशिप, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ये सब किए, ठीक है? सीखने की बहुत ज़्यादा लगन थी कि सीखना है, कुछ ना कुछ करना है बस अपनी लाइफ़ में, ठीक है? इवन 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 एज़ अ रिसेप्शनिस्ट भी काम किया, ठीक है? और उसमें कोई मुझे आज तक भी बताते हुए शर्म महसूस नहीं होती कि मैं रिसेप्शन को डील करती थी, क्योंकि उस रिसेप्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ़ में।
उसके बाद आ जाता है एज़ अ पेशेंट सर्विसेज मैनेजर। फिर रिसेप्शनिस्ट से मैं सर्विसेज मैनेजर तक कैसे पहुँची? डेफ़िनेटली हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, सीखा, उस लेवल का सीखा, एजुकेशनली कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उस टाइम से मेरे माइंड में यही था कि मैंने इसी को सीखना है कि अच्छा मैनेजर कैसे बना जा सकता है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करनी चाहिए प्रॉपर, ताकि मैं इसको एज़ एन ऑफ़िशियल पर्पस यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो फिर मैंने जो है वो क्वांटिक एमबीए के थ्रू ऑस्ट्रेलियन डिग्री हासिल की, जिसमें हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, और उसमें हम लोग हेल्थ को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, पूरे हेल्थ सेक्टर को, डेफ़िनेटली वो स्टडी किया। बट मैंने रिहैब पे फ़ोकस रखा और मैं रिहैब को एडमिनिस्टर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आ जाता है कि फिर मैंने पार्ट टाइम होम सेशंस भी साथ-साथ करती रही थी, क्या क्योंकि आपको पता है आपकी फ़ी मैनेज करनी होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने पॉकेट मैनेज करनी होती हैं। कंसल्टेंट फ़िज़ियो की तरफ गई जब मैं बनी, तो उस टाइम सबसे पहले शाफ़ी में थी, उसके बाद मैं इस्लाम सर्जिकल में मैंने प्रैक्टिस की। इन कुछ सालों में बहुत से अप्स, डाउन्स, बहुत से एक्सपोज़र्स रहे, बहुत से हॉस्पिटल्स के। इसमें ये सिर्फ़ चंद हॉस्पिटल्स जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ड्यूरिंग माय टेन्योर ही मैं काफ़ी ज़्यादा अदर हॉस्पिटल्स को भी एक्सप्लोर करती रहती थी। तो ये एडीसी, एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर, इस्लाम सर्जिकल हॉस्पिटल, रावलपिंडी, शाफ़ी, ब्लू एरिया, कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जी13, उसके बाद क्वेस्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जी8 मरकज़, ठीक है? ये मेरी लास्ट जर्नी थी क्वेस्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ, और अभी भी मैं उनके साथ एज़ अ पार्ट टाइम फिज़ियो अटैच्ड हूँ, बिकॉज़ मैं फुल टाइम दे नहीं सकती कहीं पर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, मेरी एक्चुअल जर्नी वो स्टार्ट हुई एज अ सीईओ ऑफ मेडिक लाइफ। ठीक है, मेडिक लाइफ सितंबर 2021 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी सितंबर में 2023 में 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेडिक लाइफ को, और वन ऑफ द यंगर सीईओ। ठीक है, हम लोग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मेडिक लाइफ की जर्नी क्या है, वो मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। आपको इस बात पे यकीन ही नहीं आएगा कि मैंने जस्ट ₹80,000 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती कि 5,000 में 2,000 में मैंने स्टार्ट कर लिया था। डेफिनेटली आपको जगह लेनी होती है, उसको रेंट आउट करवाना होता है, फिर उसको सिक्योरिटी पे करनी होती है। बट जिस दिन मैंने ये प्लान किया था, मतलब उसको फिजिकल लोकेशन की तरफ कन्वर्ट करना था, तो उस दिन मेरे पास टोटली ₹80,000 थे। ठीक है, तो वो उसमें फिर मैंने सब कुछ मैनेज करना। वो 80,000 भी कैसे आए थे, होम सेशंस का बैकअप, पेशेंट्स का बैकअप, इसी तरह से मैंने उसको सेविंग की थी अपनी, और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट लिया। ठीक है, जब मैंने इसको स्टार्ट ले लिया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 लाख टर्नओवर के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, सिर्फ एसेट्स ही हमारे 10 लाख के हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उस अब ये पूरी जर्नी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ये टॉपिक था ही नहीं। हमारा टॉपिक ये था कि आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पज़ ही ये है कि हमने आपको सर्व करना है। तो ये बस सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे 5 मेन प्रोजेक्ट्स इसमें डिस्कस हुए हुए हैं, जिसमें वी आर हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्टर्स, वी हैव इंस्टीट्यूट, we have medical and physio equipments, and we are home health care providers as well. I have a team of more than 100 people in my team who are providing best services all over Pakistan. और उसके अलावा हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है हेल्थ डिस्काउंट कार्ड, जिसमें हम सर्जरीज एंड रिहैब सर्विसेज वगैरह हम डिस्काउंट पर करवाते हैं. अब how can I help you in making your career? Me as Dr. Munazza Saeed, as a CEO of Medic Life, how can I help you in your career development? सबसे पहले तो हम आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं ट्रेनिंग्स में, सिर्फ उन लोगों को जो वाकई में अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वाकई में हार्ड वर्कर हैं, क्योंकि पैसा तो कोई भी कमाना, सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने को हलाल बहुत कम लोग करते हैं, मतलब हार्ड वर्कर बहुत कम लोग होते हैं. हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग, ये दो चीज़ें हैं जो की टू सक्सेस है. ठीक है, तो ऐसे लोगों को स्पॉन्सरशिप करने के लिए हम लोग रेडी हैं. उसके बाद प्रोफेशनल सपोर्ट, डेफिनेटली ऑलवेज आई एम ऑलवेज अवेलेबल. मेरे साथ जितने भी लोग अटैच्ड हैं, आप इससे पूछ सकते हैं. हम आउट ऑफ द वे जाके उनको गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं. देन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु एक्चुअली डिजर्व. देन अर्निंग इन डॉलर्स, वे ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स, इन पाउंड्स एंड. ठीक है, अब ये बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिनसे डॉलर्स एंड अर्निंग हो सकती है पाउंड्स में.
यूके एंड यूएसए के एरिया से। उसके बाद डिजिटल एक्सपर्टीज़ डेफिनेटली, अगर आप एक बिज़नेस रन करें ऑलरेडी, तो वी हैव अ टीम ऑफ डिजिटल एक्सपर्ट्स who can grow your business, even just charge, they will just charge your service, and they will grow your business like in top of the mountain for uh, up to top of the mountain. ये अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है, होपफुली यू विल नॉट माइंड। अच्छा, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट द होल सेटअप। अब ये है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वी आर ओबियसली हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो मैं आपको सर्व कर सकती हूँ कि हम पूरे आपकी क्लिनिकल सेटअप के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर उसकी मैनेजमेंट तक सब हैंडल कर सकते हैं इफ़ यू आर इन्वेस्टर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको बेस से गाइड करेंगे, इन्वेस्टर तक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको ये सेमिनार अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगा होगा। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आपके माइंड में है, यू कैन आस्क फ्रीली, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिनार में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अब तो ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह जारी रहेगा, और मैं अपनी एक्सपर्टीज़ और जितनी भी अब तक नाचीज़ बंदी ने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो मैं स्प्रेड करने की कोशिश करी हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले सेमिनार्स में भी हम ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।